हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो नया मॉडल सेट है जो कि आप लोगों का सेकेंड टर्म के लिए है उसको पढ़ने वाले हैं। मतलब इसमें हम लोग सारे के सारे जितने भी मॉडल सेट है उन सभी को सॉल्व को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्लास 9th का जो फर्स्ट सेट है सामाजिक विज्ञान का उसको पहले देखेंगे। इसमें जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब जो जो मॉडल सेट में क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को सॉल्व को देखेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर हम लोग सेट 2 को देखेंगे, सेट 3 को देखेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दो कि कुल मिलाकर के आप लोगों को 19 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको 19 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, लेकिन मैंने सारे का सारा 19 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर दिया है। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन का सॉल्व करना है, 1 मार्क्स वाला कितना क्वेश्चन है, या फिर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने हैं, या तो फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने हैं, ये सारा का सारा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसमें हम लोग पहले 1 से लेकर के जो 14 तक है, ठीक है, मतलब 1 से लेकर के 14 तक क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। और उसके बाद फिर वीडियो नंबर 2 में देखेंगे हम लोग इसका 15 से लेकर के 19 तक का क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा इसीलिए ताकि क्वेश्चन जो है, सॉरी, वीडियो जो है वो बहुत बड़ा ना बन जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जिसमें हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि जर्मन सांसद का क्या नाम था। तो जर्मन सांसद जो था उसको कहा जाता था राइखस्टाग। ठीक है, जर्मन जो सांसद था उसको कहा जाता था राइखस्टाग। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को सेट में दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन, जो कि है वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, मतलब वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्रिटिश वन विभाग द्वारा पुराने पेड़ों को काटकर, मतलब वैसे पेड़ जो कि जरूरत का नहीं था, उन सभी पेड़ों को काट करके उनके स्थान पर नए और आवश्यक पेड़ लगाए गए। ठीक है, नया पेड़ लगाया गया और आवश्यक मतलब जो जरूरी वाला पेड़ है उन सभी पेड़ों को लगाया गया, और इसी का नाम उन्होंने दिया है वैज्ञानिक वानिकी। ठीक है, इसी का नाम दिया गया वैज्ञानिक वानिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप लोगों को दिया गया है कि निर्धनता के किन्हीं 2 प्रमुख आयामों को लिखे। ठीक है, आयाम कहने का मतलब यह है कि कौन कौन से कारण है जिसके कारण निर्धनता होती है। तो ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बोला गया है, इसीलिए पहला आप लोग को लिखना है बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी के कारण निर्धनता फैलती है, और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या यदि बढ़ेगी बहुत तेजी से तो उसमें भी निर्धनता फैलती है। कैसे फैलती है इन सभी को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस सिर्फ और सिर्फ मॉडल सेट पर हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कह रहा है कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। ठीक है, आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर चुके हो तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि बफर स्टॉक किसे कहते हैं, इसको आप लोग लिख करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग नहीं सकोगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी आंसर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करते हैं। तो अनाज, गेहूं और चावल जैसे खाद्य फसल की कमी वाले क्षेत्र में, मतलब हो गया कि जिन जिन क्षेत्रों में अनाज, गेहूं और चावल की कमी है, ठीक है, उन सभी क्षेत्रों में क्या हो कि गरीबों को भी, जो गरीब है, गरीब वर्गों को कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए बफर स्टॉक का निर्माण करती है। ठीक है, कम कीमत पर उन लोगों को अनाज दिया जा सके, तो इसीलिए सरकार जो है बफर स्टॉक का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोगों का कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अधिकार जो है इससे आप क्या समझते हैं। तो जैसे कि आप कहते हो कि कोई किताब है उस पर आपका अधिकार है, आपका घर है तो आपका उस पर अधिकार है, तो ऐसे अधिकार आप कहते हो। तो सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है कि अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा नागरिकों, नेताओं और मंत्रियों को दी जाने वाली शक्ति है। शक्ति मतलब ताकत नहीं, यहां पर कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, बस उतना ही जितना कि सामाजिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। मतलब सामाजिक जीवन के विकास के लिए जितना आवश्यक है उतना शक्ति, या तो फिर कह सकते उतना अधिकार जरूरी है। ठीक है, या उतना अधिकार दिया जाता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों का कह रहा है कि मतदाता सूची क्या है। मतदाता सूची है जो है वो क्या है। तो कह रहा है आप लोगों को कि किसी प्रकार का आम चुनाव से पूर्व, आम चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, सरकारी चुनाव, तो उससे पूर्व मतदान करने वाले नागरिकों का नाम चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है।
जो जिनको मतदान करना है या जो सक्षम है, जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, उन सभी का नाम जो है एक लिस्ट जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसी सूची को कहा जाता है मतदाता सूची। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आप लोगों को कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये 1 से लेकर 7 तक जो था वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स वाला, लेकिन आपको 7 का आंसर नहीं देना है, सिर्फ 5 का आंसर देना है। ठीक है, सिर्फ 5 का आंसर आप लोगों को देना है, लेकिन मैं 7 को इसीलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं कि जो कि कह रहा है आप लोगों को कि जर्मनी में नाजीवाद या नात्सीवाद भी आपको दे सकता है कि उदय के क्या कारण थे। ठीक है, नात्सीवाद जो है या नाजीवाद जो है, इसका उदय का क्या कारण है। उदय मतलब अस्तित्व में किस प्रकार से आया, हमारे सामने किस प्रकार आया, वो किस प्रकार अपने सत्ता का विस्तार किया, वगैरह वगैरह, यही सब है। तो यहां पर आप लोगों को कह रहा है कि वो क्यों आया। तो जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, जर्मनी का जो आर्थिक मंदी था, ठीक है, उसके बाद वाइमर गणराज्य की असफलता, यहूदियों के विरोधी नीति और जर्मनी संविधान में कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनके कारण जो है नाजीवाद का उदय हो पाया। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक कहानी की तरह आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग उसको एक बार जरूर पढ़िएगा और उसके बाद आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। बस्तर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जगह का नाम है, आप लोगों को पता है। तो वहां पर जो अंग्रेजों के विरोध में लोगों ने आंदोलन क्यों किया, विद्रोह क्यों किया। तो कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार ने 1905 ईस्वी में जंगल को 2/3, जंगल का जो 2/3 हिस्सा है उसको संरक्षित घोषित कर दिया। संरक्षित मतलब सुरक्षित घोषित किया, जिससे क्या हुआ कि घुमंतु खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगा दिया। तो उन्होंने क्या क्या किया, तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या कि घुमंतु खेती जो था उस पर रोक लगाया, शिकार पर रोक लगाया और उसके बाद फिर वन्य उत्पाद जो था उसके संग्रह मतलब उसको जमा करने पर, इन सभी पर पाबंदी लगा दिया। और आप लोगों को पता है जो जंगलों में रहते हैं वो इन्हीं सभी चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं, इन्हीं सभी चीजों से वो अपना भोजन वगैरह प्राप्त करते हैं। साथ ही क्या किया गया, तो साथ ही क्या रहा है कि कुछ गांव हो, यहां पर होगा, ठीक है, कुल गांव लिखा गया है। कुछ गांवों को लोगों को जंगल में इस शर्त पर रहने के लिए दिया कि पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुक्त करना पड़ेगा। कुछ लोगों को रहने के लिए तो जंगलों में दिया, लेकिन उन लोगों के लिए एक शर्त रखा था कि उन लोगों को तभी छूट मिलेगा जब वे लोग मतलब जो इनको जंगल में रहने के लिए दिया गया, वे लोग क्या करेंगे कि मुफ्त में पेड़ों की कटाई करेंगे और उनका ढुलाई भी करेंगे उनके लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों को बताया जा रहा है कि इन सभी नियमों से बस्तर के लोग परेशान हो गए थे और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका वो कह रहा है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। मतलब भारत में जो निर्धनता रेखा है उसको किस प्रकार मापा जाता है। तो देखिए, भारत में मापने के लिए शहरी और ग्रामीण, ठीक है, 2 रूप में मापा जाता है। तो पहला यदि देखा जाए तो निर्धनता मापने के लिए जो कुछ मासिक आय के आधार पर मापा जाता है, निर्धारित किया जाता है। सॉरी, मासिक यहाँ पर है जो कि गलती से लिखा गया है, यहाँ पर वार्षिक होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 2011-12 के अनुसार कह रहा है कि जिन गांव में रहने वाला, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जिनके परिवार में 5 सदस्य हैं और उनका इनकम यदि एक वर्ष में 4080, ठीक है, 4080 रुपया प्रति माह से कम होता है, मतलब एक महीना में इतना से कम होता है इनकम, तो उसको कहा जाएगा निर्धनता रेखा से नीचे गांव में। चलिए इसको सिंपल शब्द में बता रहे हैं कि यदि गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है, चलिए इसको सिंपल समझा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि गांव में कोई रहने वाला कोई व्यक्ति है और उनका एक महीना में इनकम कितना है, 4080 रुपया। यदि 4080 रुपया ये उससे कम यदि इनकम है
तो वो कहलाएगा निर्धनता रेखा में, ये गांव के लिए है। और यदि शहर में रहने वाले कोई व्यक्ति है तो और उनका इनकम यदि 5,000 रुपया प्रति महीना से कम है तो वो निर्धनता रेखा में आका जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है इनकम के आधार पर कि एक महीने में कितना वो इनकम करता है उस आधार पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम मतलब FCI। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग FCI का फुल फॉर्म बता सकते हो? ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, FCI का पूरा नाम क्या है? चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। तो कैसे खरीदती है? तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो भारतीय खाद्य निगम जो क्या करती है, एक न्यूनतम समर्थित मूल्य जारी करता है। न्यूनतम समर्थित मूल्य का मतलब होता है कि एक ऐसा मूल्य निर्धारित कर देती है सरकार कि जिस पर कोई भी किसान यदि चाहे तो अपने अनाज को आसानी से बेच सकता है। ठीक है, इसमें कीमत ऐसा होता है जो कि बाजार के मूल्य से अधिक होती है। ठीक है, अब बाजार के मूल्य से अधिक होती है लेकिन किसानों के लिए बाजार के मूल्य से अधिक होती है, लेकिन सरकार के लिए वो सबसे कम से कम कीमत होती है। अब है ये कि एक कीमत निर्धारित कर दिया, अब किसी किसान को अपना अनाज यदि बेचना है तो वो बेच सकता है और यदि नहीं बेचना है तो नहीं बेच सकता है। इस प्रकार से एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देते हैं जहां किसान आसानी से अपने सामानों को या उपज को आसानी से बेच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है जो कह रहा है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। मतलब चुनाव को हम लोग लोकतांत्रिक मान सकते हैं तो इसके लिए आधार क्या है या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला आधार होना चाहिए कि सभी नागरिकों को मताधिकार समान रूप से होना चाहिए। मतलब जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं जिनका उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक है, उन सभी लोगों को समान रूप से मत देने का मतलब वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं लोकतांत्रिक हो रहा है। दूसरा होना चाहिए कि चुनाव में विकल्प होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसी को सिर्फ वोट देना पड़ेगा या तो फिर सभी लोग उसी को वोट देंगे, ऐसा नहीं। मतलब अलग अलग लोग भी खड़े होने चाहिए ताकि विकल्प रहे लोगों के पास कि किनको वोट देना है और किनको वोट नहीं देना है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 5 आदमी यदि चुनाव में खड़ा रहा है तो हर बार वही खड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं। अवसर नियमित अंतराल में होना चाहिए कि जैसे कि एक बार खड़ा हो गया तो ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव हो गया बस खत्म। 5 साल 10 साल 15 साल उतना लंबा तो होता नहीं है, 5 साल या 6 साल या 4 साल में होता है लगभग अलग अलग देशों में। तो इतना समय देना चाहिए या तो फिर कुछ समय बाद या कुछ साल बाद जो है वो चुनाव होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि एक है ए और दूसरा है बी। ठीक है, अब लोग ए को चुनते हैं और बी को बना दिया जाता है शासक, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक यदि ए को चुनना चाहता है लोग तो ए को ही शासक बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। चुनाव जो है वो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष मतलब बिना किसी के पक्ष में रह करके चुनाव जो है वो करवाया जाना चाहिए। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। संवैधानिक उपचार मतलब संविधान का उपचार करना मतलब संशोधन करना। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है किसी देश को एक कल्याणकारी देश बनाने के लिए लगभग हर देश में संविधान होती है। एक देश को, कोई भी देश हो, उसको यदि एक कल्याणकारी देश बनाना है तो उस देश में संविधान होना ही चाहिए। अब उस संविधान में जिसमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे हमारे भारत का संविधान को देख लीजिए, इसमें मौलिक अधिकार दिया गया है और साथ ही समय समय में हालात के साथ संविधान में संशोधन भी किया जाता है। जैसे मान लेते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, नया नया जाति बन रहा है, तो उन सभी के लिए अलग अलग थोड़ा सा नियम वगैरह होना चाहिए। तो क्या होता है कि इसके लिए संशोधन भी होता है। तो इस संशोधन में ऐसा ना हो कि हमारे मौलिक अधिकार को संशोधन करके हटा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थात संविधान में संशोधन संभव है, मतलब संविधान में संशोधन हो लेकिन मौलिक अधिकार को नहीं हटाया जाना चाहिए और
सुधार भी होना चाहिए, और इसी को कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। मतलब संविधान में यदि किसी प्रकार से उपचार करना है, मतलब उसको ठीक करना है, तो ठीक तो किया जाना चाहिए, लेकिन मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 सब है। ठीक है, लेकिन मैं 14 तक बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए आप लोगों को उतना लंबा देखना नहीं है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है अक्षांश से, ऊंचाई है, वायुदाब एवं पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धारा है और उच्चवाच लक्षण है। तो ये था आप लोगों का मॉडल सेट 1। ठीक है, आप लोगों का मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 14 तक था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 तक देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर सेट 2, 3 करके सेट आया है, तो सबको मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। आज शाम तक ही आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा, मतलब ये वीडियो नहीं, इसके बाद वाला जितना भी है लगभग सेट मिल जाएगा। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।